हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है आज की दुनिया में सब कुछ तेज है, सोच, दौड़, तुलना, डर, लेकिन मन सबसे ज्यादा थका हुआ है। आप दिन भर हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन रात को जब सब शांत होता है तो मन के अंदर एक आवाज उठती है, मैं ठीक तो हूँ, फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको और मेहनत करना नहीं सिखाती बल्कि मन से बोझ उतारना सिखाती है। थिंक लाइक अ मॉन्क, जिसे लिखा है जे शेट्टी ने। एक ऐसा इंसान जो कभी कॉर्पोरेट की दुनिया में था, फिर साधु बना और फिर वापस दुनिया में आकर लाखों लोगों को शांति और स्पष्टता सिखाने लगा। लेखक ये नहीं सिखाते कि जिंदगी कैसे जीतनी है, वो सिखाते हैं कि जिंदगी को हल्का कैसे जीना है। इस ऑडियो बुक समरी में हम सीखेंगे नकारात्मक सोच कहाँ से आती है और उसे कैसे समझकर शांत किया जाए, और डर आपको रोकता कैसे है और उससे मुक्त कैसे हुआ जाए। मन को मंकी माइंड से मॉन्क माइंड कैसे बनाया जाए। हम जानेंगे कि ईगो रिश्तों को कैसे तोड़ता है और उसे ढीला कैसे किया जाए, और ग्रेटिट्यूड कैसे जीवन का संतुलन बदल देती है। हम जानेंगे कि जीवन का सबसे गहरा उद्देश्य क्या है। तो अगर आप ज्यादा सोचते हैं, जल्दी थक जाते हैं, अंदर से खाली महसूस करते हैं या बस शांति चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। क्योंकि जिस दिन आपने मन को समझ लिया उसी दिन जिंदगी को संभालना आसान हो जाता है। तो चलिए आज हम साधु बनने नहीं, साधु की तरह सोचने चलते हैं। चैप्टर 1, पहचान। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपसे आपकी सारी पहचानें छीन ली जाए तो क्या कुछ बचेगा जो सच में आप हो। हम जिंदगी में बहुत ही जल्दी खुद को डिफाइन कर लेते हैं। कोई कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, कोई कहता है मैं नौकरी करता हूँ, कोई कहता है मैं सफल हूँ या मैं असफल हूँ। धीरे धीरे ये शब्द हमारी पहचान नहीं रहते, हमारी कैद बन जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सब रोल्स है और ये रोल कभी भी इंसान से बड़ा नहीं होता। यहीं से अंदर एक संघर्ष शुरू होता है। जब तारीफ मिलती है तो ईगो फूल जाता है और जब आलोचना आती है तो मन टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कीमत लोगों की राय से जोड़ दी होती है। हम अपने अंदर नहीं, दूसरों की आंखों में खुद को ढूंढने लगते हैं। यही मॉन्क सोच एक सीधी बात सिखाती है, आप वो नहीं हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। आपकी असली पहचान आपकी वैल्यूज, आपके विचार और आपके इरादों से बनती है। जिस चीज पर आप रोज ध्यान देते हैं वो धीरे धीरे आपकी विशाल प्रणाली बन जाती है। वही आपका बिलीव सिस्टम बन जाता है और वही बिलीव्स आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यही सिखाते हैं कि पहचान बाहर से नहीं, अंदर से बनाई जाती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप एक रोल नहीं, एक कॉन्शियस जागरूक इंसान है, तो स्वीकृति की भूख अपने आप कम होने लगती है। अपने आप से पूछिए कि मैं खुद को किन लेबल्स से पहचानता हूँ। अगर ये लेबल्स हट जाए तो मेरे अंदर क्या बचेगा। अगर पहचान का बोझ उतर जाए तो अगला सवाल उठता है, फिर मन इतना नकारात्मक क्यों सोचता है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, नेगेटिविटी। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक छोटा सा नकारात्मक विचार पूरे दिन की शांति कैसे छीन लेता है। नकारात्मकता अचानक पैदा नहीं होती, ये कोई दुश्मन नहीं है जो बाहर से आकर हमला कर दे। असल में नकारात्मक सोच हमारे मन की एक संकेत प्रणाली है। ये हमें बताने आती है कि हमारी किसी अंदरूनी जरूरत को खतरा महसूस हो रहा है। हम सबके अंदर 3 गहरी भावनात्मक जरूरतें होती है, शांति, प्रेम और समझे जाने की भावना। जब इनमें से किसी एक पर खतरा महसूस होता है तो मन तुरंत तुलना, शिकायत, जलन और गुस्से की भाषा बोलने लगता है। और समस्या तब बढ़ती है जब हम हर नकारात्मक विचार को सच मान लेते हैं। यही मॉन्क सोच एक बड़ा मोड़ देती है। विचार आप नहीं है, विचार सिर्फ मन में उठने बैठने वाली तरंगे हैं। जब आप किसी नकारात्मक भावना को देखना सीख लेते हैं, बिना उसे दबाए, बिना उसे लड़े, तो उसकी ताकत अपने आप कम होने लगती है। याद रहे, नकारात्मकता को हटाना नहीं है, उसे समझना है। जैसे ही आप समझ लेते हैं कि ये विचार आपकी किसी अधूरी जरूरत से आ रहे हैं तो आप प्रतिक्रिया छोड़कर रेस्पॉन्स देने लगते हैं। आज जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके अंदर आए तो खुद से पूछिए कि ये किस जरूरत से जुड़ा है। उसे बदलने के बजाय सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। अगर नकारात्मकता जरूरतों से आती है तो अगला सवाल ये है, डर इतना गहरा क्यों होता है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, फेयर। अगर डर इतना बुरा है तो सवाल ये है, हम उसे
पकड़े क्यों रहते हैं? डर हमें बचाने आता है, कम से कम शुरुआत में तो। लेकिन समय के साथ यही डर हमारी सोच, हमारे फैसलों और रिश्तों पर कब्जा कर लेता है। डर सिर्फ किसी खतरे से नहीं, बल्कि उस चीज से पैदा होता है जिसे हम खोना नहीं चाहते। हम अक्सर सोचते हैं कि डर बाहर की परिस्थिति से आता है। नौकरी चली जाएगी तो, रिश्ता टूट जाएगा तो, सम्मान कम हो जाएगा तो। लेकिन गहराई से देखें तो डर की जड़ है अटैचमेंट। जितना ज्यादा हम किसी चीज से अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं, उतना ही उसे खोने का डर हमें जकड़ लेता है। और यही मोंग सोच कहती है कि डर का इलाज और कुछ नहीं, आसक्ति से मुक्ति है। और जैसे ही आप डिटैचमेंट यानी आसक्ति का मतलब समझ जाते हैं, आप डर से मुक्त होने लगते हैं। और आसक्ति का मतलब चीजों को छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है चीजों को पकड़कर अपनी शांति को गिरवी न रखना। कल्पना कीजिए, आप किसी डर को जब वो आपके जीवन में आता है तो आप उससे भागते नहीं, बस उसे शांत होकर देखते हैं, बिना विचलित हो। आप गहरी सांस लेते हैं, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। और जैसे ही आप सांस को छोड़ते हैं, कुछ ही पलों में आपका दिल धीरे धीरे धड़कने लगता है। आपका डर वहीं कम होने लगता है और वहीं पर डर का नियंत्रण आपके ऊपर से खत्म हो जाता है। और अब डर आपको नहीं चलाता, क्योंकि आप डर को देख सकते हैं। याद रहे, डर को खत्म नहीं करना, उससे मुक्त होना है। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर चीज अस्थायी है, तो डर आपका मालिक नहीं, सिर्फ एक संकेत बनकर रह जाता है। अब जब भी आपको डर महसूस हो, 4 सेकंड सांस अंदर लें और 4 सेकंड सांस बाहर छोड़ें। और फिर खुद से पूछिए, मैं किससे ज्यादा चिपका हुआ हूँ? अगर डर का रिश्ता अटैचमेंट से है, तो अगला सवाल ये है कि हम जो करते हैं वो किस इरादे से करते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, इरादा। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही काम लेकिन अलग अलग इरादों से किया जाए तो उसका असर इतना अलग क्यों पड़ता है? हम रोज बहुत कुछ करते हैं, काम, रिश्ते, लक्ष्य, जिम्मेदारियां, लेकिन बहुत ही कम बार रुककर पूछते हैं, मैं ये कर क्यों रहा हूँ? इरादा दिखाई नहीं देता, लेकिन वही हर फैसले की दिशा तय करता है। 2 लोग एक सा काम कर सकते हैं, एक शांत रहता है, दूसरा थक जाता है। फर्क होता है इरादे का। अक्सर हमारे इरादे 4 छुपे हुए स्रोतों से आते हैं, डर, चाह, कर्तव्य और प्रेम। समस्या तब शुरू होती है जब डर या चाह हमारे हर कदम को चलाने लगते हैं। हम स्वीकृति, रिजल्ट और परफॉर्मेंस से अपनी ही संतुष्टि को बांध लेते हैं कि जब किसी की स्वीकृति मिलेगी तभी खुश होंगे, जब अच्छे परिणाम मिलेंगे तभी हम खुश होंगे, जब अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे तभी हम खुश होंगे। और फिर हम इंतजार करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। और यही मोंग सोच का साफ अंतर दिखाई देता है। मोंग सोच कहती है कि संतुष्टि परफॉर्मेंस से नहीं, इरादे से आती है। जब आपका इरादा सही होता है तो परिणाम देर से आए या न आए, मन स्थिर रहता है। आप काम को पूजा की तरह करते हैं और नतीजे को बोझ नहीं बनने देते। अगर इरादा भीतर से साफ होगा तो जीवन बाहर से हल्का लगेगा। हर काम से पहले अगर आप ये जांच लें, क्या मेरा इरादा प्रेम, सीख और सेवा से जुड़ा है, तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। अगली बार जब आप कोई काम करें, उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं ये किस इरादे से कर रहा हूँ? अगर इरादा साफ हो जाए तो अगला सवाल उठता है कि जीवन का सही उद्देश्य कैसे खोजें। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, पर्पस। क्या हो अगर आपकी नौकरी, आपकी मेहनत और आपकी पहचान तीनों एक ही दिशा में बहने लगे? हम अक्सर सफलता को लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, पर कम ही लोग ये पूछते हैं कि मैं किस लिए बना हूँ। और यही मोंग सोच कहती है, उद्देश्य कोई दूर का लक्ष्य नहीं है और रोज के काम में छुपा होता है। अगर हम सही सवाल पूछना सीख लें, समाज हमें जल्दी जवाब दे देता है कि अच्छी नौकरी करो, स्थायी आय का सोर्स तलाशो, समाज में सम्मान पाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब ये सब मिल भी जाते हैं तो भीतर एक खालीपन रह जाता है, क्योंकि हमने काम चुना पर अर्थ नहीं चुना। हम ऐसे पहिए की तरह घूमते रहते हैं जिसे दिशा नहीं मिलती। लेखक कहते हैं कि उद्देश्य कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, नहीं वो सिर्फ एक बड़ा सपना या स्पेशल जॉब है। जैसे ठीक यहाँ उद्देश्य को एक व्यवहारिक सूत्र की तरह समझते हैं, जिसे वो एक एक करके गहराई से समझाते हैं। फर्स्ट, स्किल। स्किल वो है जो आपने सीखा है, जो आप अभ्यास से बेहतर करते जा रहे हैं, जो काम लोग आपसे बार बार करवाना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि स्किल कोई बड़ी या रेयर हो सकता है कि आपकी स्किल
किसी को समझाकर पढ़ाना हो, किसी को सुनकर सही सलाह देना हो, या चीजों को व्यवस्थित करना हो, किसी कला या तकनीक में ठीक ठाक होना हो। और एक गलती जो लोग करते हैं वो स्किल को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मॉन्क सोच कहती है छोटी स्किल भी सही दिशा में लग जाए तो वही उद्देश्य की नींव बनती है। सेकंड, पैशन। पैशन वो है जिसे करते समय आप घड़ी देखना भूल जाए, जिसमें थकान कम और काम में डुबाव ज्यादा हो, जिस काम में आपकी कोई मजबूरी नहीं हो, आपकी रुचि हो। ये जरूरी नहीं है कि पैशन हमेशा एक्साइटिंग हो। कई बार पैशन शांत होता है, जैसे किसी को चीजें सुधारना अच्छा लगता है, किसी को सुनना, किसी को सिखाना। लेकिन लोग सोचते हैं पैशन का मतलब सिर्फ म्यूजिक, आर्ट, फेम या स्पॉटलाइट में रहना है, जबकि असल पैशंस अंदर की शांति से जुड़ा होता है, शोर से नहीं। थर्ड, सर्विस। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बिना सर्विस के स्किल ईगो बन जाती है। पैशन सिर्फ खुद तक सीमित हो जाता है। सर्विस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर समाज सेवी बन जाएं। इसका मतलब है आपके काम से किसी की समस्या हल हो, किसी की जिंदगी थोड़ी आसान बने, किसी को दिशा मिले या राहत या उम्मीद मिले। यहीं से उद्देश्य पैदा होता है। जब आप देखते हैं कि आपके काम से किसी को लाभ हो रहा है, किसी के जीवन में वैल्यू ऐड हो रही है, तो भीतर एक गहरा संतोष जन्म लेता है, जो पैसे या तारीफ से नहीं आता। याद रहे, उद्देश्य खोजा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। अगर आज आपका काम आपके पैशन से दूर है तो भी आप सर्विस जोड़ सकते हैं, और अगर सर्विस जुड़ जाए तो काम धीरे धीरे अर्थ पा लेता है। आज आप 10 मिनट निकालिए और लिखिए कि मेरी स्किल क्या है, मेरी रुचि किस काम में सबसे ज्यादा है, और इस काम से मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। अगर उद्देश्य साफ हो जाए तो अगला सवाल उठता है, रोज की दिनचर्या कैसी हो कि ये उद्देश्य जिंदा रहे। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, रूटीन। क्या हो अगर आपकी दिनचर्या ही आपके उद्देश्य को रोज जिंदा रखे, बिना जोर लगाए, बिना थकाए। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों की बातें करते हैं, लेकिन छोटे दिनों को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही मॉन्क सोच पूछती है, आपका लक्ष्य नहीं, आपकी दिनचर्या कैसी है। क्योंकि जीवन कभी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, वो रोज के छोटे चुनाव से बदलता है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, जब मन करता है तब काम करते हैं, और जब मन नहीं करता वो रुक जाते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन बिना रूटीन आपका उद्देश्य बिखर जाता है। हम जानते सब कुछ है पर कर नहीं पाते, क्योंकि ढांचा नहीं होता। लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका रूटीन ही आपकी पहचान बनती है। और मॉन्क सोच यहाँ टाइम फॉर्मूला देती है, एक ऐसा ढांचा जो शरीर, मन और सोच तीनों को साथ लेकर चलता है। टी का मतलब थैंकफुलनेस, यानी कृतज्ञता। रोज किसी एक व्यक्ति, किसी जगह या अनुभव के लिए आभार व्यक्त करें। आई, इनसाइट, यानी समझ। रोज कुछ नया सीखना, कोई नई किताब पढ़ना, कुछ नया लिखना या कोई नए विचार पर मंथन करना। एम, मेडिटेशन, यानी ध्यान। रोज 15 से 20 मिनट का टाइम अपने लिए निकाल कर शांति से बैठना, जहां अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर या मंत्र से या मौन के साथ मेडिटेशन करना। ई, एक्सरसाइज, यानी शारीरिक अभ्यास। रोजाना शारीरिक अभ्यास करना, यानी शरीर को हिलाना, योग, वॉक या स्ट्रेच या कसरत के माध्यम से। ये रूटीन परफेक्ट बनने के लिए नहीं है, ये नियमित बनने के लिए है। याद रहे, अनुशासन आजादी का दुश्मन नहीं, वो उसकी नींव है। जब आपकी दिनचर्या स्पष्ट होती है तो निर्णय आसान हो जाते हैं, और जब निर्णय आसान हो तो ऊर्जा बचती है उसी काम के लिए जो सच में मायने रखता है। आज से 7 दिन के लिए टाइम फॉर्मूला में से एक अक्षर को चुनिए और उसे रोज एक ही समय पर कीजिए। अगर दिनचर्या बन जाए तो अगला सवाल उठता है, मन को कैसे ट्रेन करें कि वो भटके नहीं। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7, माइंड। क्या आपका मन आपका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन? हम मानते हैं कि हम अपने विचार हैं, जो सोच आती है वो सच लगने लगती है, लेकिन मॉन्क सोच एक अलग ही सवाल उठाती है। अगर आप अपने विचार नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं? और इस अध्याय की शुरुआत होती है यहीं से, मन को पहचानने से, ना कि उससे लड़ने से। ज्यादातर लोग और उनका मन लगातार भविष्य की चिंता करता है या अतीत में उलझा रहता है। एक विचार खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। इसी को मॉन्क सोच कहती है, मंकी माइंड। ये मंकी माइंड तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत तुलना करता है, तुरंत डराता है और तुरंत शांति को छीन लेता है। हम समस्या को दुनिया में ढूंढते रहते हैं, जबकि असली उलझन मन के अंदर
चल रही होती है। याद रहे, मन आपका मालिक नहीं है, वो एक औजार है। मंकी माइंड और मोंक माइंड दो अलग मन नहीं है, एक ही मन की दो ट्रेनिंग स्टाइल है। मंकी माइंड जो हर सिचुएशन पर कूद पड़ता है और मोंक माइंड जो रुक कर ऑब्जर्व करता है। मोंक सोच सिखाती है कि सोच को रोको मत, उसे देखना सीखो। जब आप विचार को देखते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। जब आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये जान लेते हैं, लेकिन आप उसे ट्रेन कर सकते हैं। ये आपको ज्ञात है। आपको ये ज्ञात है कि हर विचार सच नहीं होता, हर भावना पर काम करना जरूरी नहीं है और हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है। जब आप सोच समझकर जवाब चुनते हैं तो मन धीरे धीरे आपका सहयोगी बन जाता है। अगली बार जब भी कोई विचार आए तो 3 गहरी सांसें ले और खुद से पूछें, क्या मुझे अभी रिएक्ट करना चाहिए? क्या मेरा रिएक्ट करना जरूरी है? अगर मन शांत हो जाए तो अगला सवाल उठता है, अहंकार कहाँ से आता है और वो रिश्तों को कैसे बिगाड़ता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, ईगो, अहंकार कैसे रिश्तों और शांति को बिगाड़ता है। क्या आपने कभी देखा है, लड़ाई मुद्दे की नहीं होती, अहंकार की होती है। जब किसी के बीच में मतभेद होता है, हम सोचते हैं अहंकार सिर्फ घमंड करने वालों में होता है, लेकिन मोंक सोच एक चौंकाने वाली बात कहती है, अहंकार हर उस जगह होता है जहाँ मैं बचाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ लेखक पूछते हैं, क्या आप सच में सही होना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ सही दिखना चाहते हैं? अहंकार अक्सर रिश्तों में सबसे पहले बोलता है। हम सुनने से पहले जवाब देने लगते हैं, हम समझने से पहले साबित करने लगते हैं। नतीजा, छोटी सी बात बड़ी दूरी बन जाती है। याद रहे, शांति बाहर नहीं टूटती, अंदर से चुपचाप गायब हो जाती। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझ जाते हैं कि अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है, वो असुरक्षा की ढाल है। जब हम डरते हैं अपनी छवि खोने से, सम्मान कम होने से या कमतर दिखने से, तब अहंकार आगे आ जाता है। लेकिन मोंक सोच सिखाती है, जहाँ अहंकार उभरे वहाँ खुद से पूछिए कि मैं किससे डर रहा हूँ। यहीं से अहंकार ढीला पड़ने लगता है। याद रहे, अहंकार को मारना नहीं है, उसे पहचानना है कि हर जगह प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है, हर बात को सुधारना जरूरी नहीं है और हर बहस को जीतना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब आप अपने अहंकार को देखते हैं तो वो धीरे धीरे आपको नियंत्रित करना छोड़ देता है। आज ही एक अभ्यास कीजिए, किसी बातचीत में अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात पूरी होने दीजिए। अगर अहंकार ढीला पड़ जाए तो अगला सवाल उठता है कि आभार जिंदगी को कैसे बदल देता है। चैप्टर 9, ग्रेटिट्यूड। अगर आपकी जिंदगी में आज सब कुछ ठीक है तो फिर भीतर खालीपन क्यों है? हम मानते हैं कि खुशी तब आएगी जब कुछ और मिल जाएगा, लेकिन मोंक सोच यहाँ पूरी दिशा पलट देती है कि खुशी मिलती नहीं, पहचानी जाती। इस अध्याय में लेखक पूछते हैं, क्या आप सच में अपने पास मौजूद चीजों को देख रहे हैं? हमारा ध्यान हमेशा कमी पर रहता है, जो नहीं है, जो अधूरा है, जो दूसरों के पास ज्यादा है। इस तुलना में हम वो सब भूल जाते हैं जो चुपचाप हर दिन हमारा साथ दे रहा है। हमारा स्वास्थ्य, हमारा अच्छा समय, हमारे सहयोगी लोग, हमें मिलने वाले अवसर, और यहीं से असंतोष जन्म लेता है। याद रहे, कृतज्ञता कोई भावना नहीं है, ये एक अभ्यास है। मोंक सोच सिखाती है, जब आप आभार पर ध्यान देते हैं तो मन की कमी वाली आवाज धीमी पड़ने लगती है। आप जिंदगी से कुछ मांगना कम करते हैं और उसे महसूस करना ज्यादा शुरू करते हैं। याद रहे, कृतज्ञता जीवन को बदलती नहीं है, बस हमारी नजर को बदल देती है। समस्या वही रहती है, परिस्थिति भी वही रहती है, लेकिन आपका अनुभव बदल जाता है, क्योंकि आप हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास वर्तमान में मौजूद है। आप उसे महसूस कर पा रहे हैं और यही संतुलन की शुरुआत है। आज रात सोने से पहले किसी कागज या मन में दिन की 3 चीजें गिनिए जिनके लिए आप आभारी हैं। लेकिन अगर मन में आभार आ जाए तो सवाल उठता है, रिलेशनशिप्स कैसे गहरे और सच्चे बनते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 10, रिलेशनशिप्स। क्या आपके रिश्ते साथ होने के बावजूद अकेले लगते हैं? हम अक्सर सोचते हैं ज्यादा लोगों से जुड़े रहना अच्छे रिश्तों की निशानी है, लेकिन मोंक सोच एक अलग ही सवाल पूछती है, क्या आप गहराई से जुड़े हैं या सिर्फ जुड़े हुए दिखते हैं? इस अध्याय में लेखक रिश्तों की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिलाते हैं। आज के रिश्तों में सबसे बड़ी कमी है प्रेजेंस, यानी उपस्थिति की। हम साथ बैठते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। हम सुनते हैं लेकिन समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए कि मेरी बारी कब आए और मैं उसे जवाब दूं। धीरे धीरे रिश्ते बोझ बन जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि दूरी आई कहां से, क्योंकि जब हम साथ थे तो हम
पूरी तरह से उपस्थित नहीं थे। याद रहे, रिश्ते समय से नहीं चलते कि हम उन्हें बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, हम तो साथ में काफी टाइम बिताते हैं, बल्कि रिश्ते ध्यान से गहरे होते हैं। और यही मौन सोच बताती है कि भरोसा तब बनता है जब आप सामने वाले को बिना ठीक किए, बिना उसे बदले, जैसा वो है वैसा स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकार्यता रिश्तों की नींव है। याद रहे, सही रिश्ते आपको थकाते नहीं, आपको स्थिर बनाते। और न ही हर रिश्ता निभाना जरूरी होता है, और न ही हर दूरी असफलता है। मतलब साफ है, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से दूर हैं तो आपके रिश्ते में प्रेम नहीं है, प्रगाढ़ता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आपके बहुत ही करीब है, आप रोज मिलते हैं, तो आप बहुत ही घनिष्ठ। और न ही हर साथ सच्चा होता है। मौन सोच कहती है कम, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन को हल्का बना देते। अगली बार जब आप किसी अपने से बात करें तो अपने मोबाइल को पूरी तरह से अपने से दूर रखें या उसे बंद कर दें। सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुने, उसे बीच में न टोकें। लेकिन जब रिश्ते सच्चे हो जाए तो आखिरी सवाल उठता है, क्या जीवन सिर्फ अपने लिए है या सेवा के लिए भी? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11 सर्विस। अगर कल सुबह आपकी जिंदगी से आपका नाम मिटा दिया जाए तो क्या आपकी मौजूदगी फिर भी किसी के काम आएगी? हम जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, सफलता, सम्मान, शांति, खुशी, लेकिन मौन सोच एक उल्टा सवाल पूछती है कि आप दूसरों को क्या दे रहे हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जीवन का असली अर्थ पाने में नहीं, देने में छुपा है। हम अक्सर सोचते हैं पहले मैं सेट हो जाऊं, फिर सेवा करूं, यानी हम अपने जीवन को पहले व्यवस्थित करने के बारे में सोचते हैं, फिर किसी के और के बारे में सोचते। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन ये सोच हमें कभी तैयार नहीं होने देती, क्योंकि हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि दूसरों की जरूरतें दिखनी बंद हो जाती है। यहीं से अंदर खालीपन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। याद रहे, सेवा कोई बड़ा काम नहीं है, ये बस सही भावना है। मौन सोच कहती है सेवा का मतलब खुद को छोटा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को किसी और के लिए उपयोगी बनाना है। जब आपका काम किसी और की पीड़ा कम करता है, वहीं से आपके जीवन का उद्देश्य जन्म लेता है। याद रहे, सफल लोग याद नहीं रहते, बल्कि उपयोगी लोग याद रहते हैं, क्योंकि सेवा से अहंकार पिघलता है, तुलना खत्म होती और जीवन को दिशा मिलती। मौन सोच कहती है जब मैं से ऊपर हम आ जाता है तभी जीवन पूर्ण लगता है। आज कोई ऐसा काम कीजिए बिना किसी को बताएं, किसी की मदद कीजिए और उसका जिक्र किसी से न करिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सुना, अब सवाल ये है कि आपने क्या पहचाना। शायद आपने देखा होगा, नकारात्मक सोच बाहर से नहीं आती, वो समझ की कमी से आती। डर भविष्य से नहीं, चिपकाव से पैदा होता है। अहंकार ताकत नहीं है, असुरक्षा की आवाज है। और शांति वो कुछ पाने से नहीं, कुछ छोड़ने से आती है। इस पूरी समरी में आपसे एक भी चीज जोड़ने को नहीं कहा गया, इसने बस आपको बोझ उतारने को कहा है। आपसे कहा है अपनी पहचान को हल्का करो, अपने मन को प्रशिक्षित करो, अपने इरादे को साफ रखो और जीवन को सेवा से जोड़ो। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उसी दिन जीवन अर्थ से भरने लगता है। हो सकता है कल सुबह सब कुछ वैसा ही हो, वही नौकरी, वही रिश्ते, वही दुनिया, लेकिन अगर आप अपना देखने का तरीका बदल लें तो वही जिंदगी एक नई जगह बन जाती। याद रखिए, आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है, बस साधु की तरह सोचना सीखना है, क्योंकि शांत मन, साफ इरादा और उपयोगी जीवन ही असली सफलता है। तो अगली बार जब भी आपका मन भटके तो इस एक बात पर लौट आइए कि आप मन नहीं है, आप मन को देखने वाले हैं, और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।